इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, जिनमें जीव विज्ञान के प्रश्न भी शामिल हैं, भौतिक विज्ञान के और रसायन विज्ञान के भी प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जब लाल गुलाब को नीले प्रकाश में रखा जाता है तो वह दिखता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि हरे रंग के कपड़े को, नीले रंग के कपड़े को है ना किसी प्रकाश में रखा जाता है, तो यहाँ पर रंग कोई भी यहाँ बदल सकता है, वस्तु बदल सकती है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें इसके लॉजिक को समझना होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं प्रकाश चाहे सूर्य का हो, बल्ब का हो, एलईडी या सीएफएल का हो, मोमबत्ती का प्रकाश ही क्यों ना हो, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे गिरती हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, तो ये वस्तु 6 रंगों को तो अवशोषित कर लेगी, और जो 7वां रंग है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु हरे रंग की है, तो जो हरा रंग है वो परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आता है, ठीक है, जिसके कारण हमें वस्तु और उसका रंग दिखाई देता है। यह तो बात हुई सामान्य प्रकाश की। लेकिन जब किसी वस्तु पर केवल एक ही रंग का प्रकाश डाला जाए, उस समय अपन उस बात को समझना है। देखिए, यहां क्वेश्चन है कि लाल गुलाब का फूल है। आजकल गुलाब गुलाबी रंग के होने चाहिए थे, लेकिन गुलाब नीले रंग के गुलाब भी आने लग गए, है ना, पीले रंग के गुलाब भी आने लग गए, सफेद गुलाब भी आने लग गए। तो गुलाब से अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाब का तो पौधा है, लेकिन उसके फूल कैसा है? लाल रंग का, यानी कि लाल रंग है, रंग कैसा है? लाल। उसको नीले प्रकाश में रखा जाए, ठीक है, तो वह कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अब देखिए, समझिए ध्यान से कैसे, ऐसा क्यों हुआ। जब प्रकाश की 7 रंग की किरणें, श्वेत प्रकाश की, जब केवल मैं प्रकाश का नाम लूं, उसका मतलब श्वेत प्रकाश है, और श्वेत प्रकाश का मतलब है 7 रंग किसी वस्तु के ऊपर गिरते हैं, प्रकाश की किरणें, तो वो जिस रंग की होती है वो रंग हमें टकराने के पश्चात मनुष्य को दिखता है। जैसे मनुष्य है यहाँ पर, ठीक है, तो ये किरणें परावर्तित होंगी, इसको दिखाई देंगी मनुष्य को। लेकिन या तो श्वेत प्रकाश के अंदर हमें वस्तु का रंग देख पाएंगे, या फिर मान लीजिए ये वस्तु जो है ये नीले रंग की है, ठीक है, श्वेत प्रकाश डालेंगे तो ये नीली दिखेगी, या फिर केवल नीले रंग का प्रकाश डालेंगे तब ये नीली दिखेगी, ठीक है। यानी कि वस्तु जिस रंग की है, अगर उसी रंग का प्रकाश डालते हैं तभी वो वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए नीले रंग की वस्तु है और नीला ही प्रकाश डाल रहे हैं, केवल नीला प्रकाश, तो हमें वस्तु नीली दिखेगी, ठीक है। बाकी अगर इस नीले रंग की वस्तु के ऊपर चाहे कोई भी अन्य प्रकाश डालो, हरा, पीला, लाल, सभी के अंदर ये वस्तु काली दिखाई देगी। क्लियर? तो हमें वस्तु का जो रंग है वो श्वेत प्रकाश में, या फिर उसी रंग का प्रकाश डालेंगे तभी वो उसी रंग की दिखाई देगी, अन्यथा वो हमें काले रंग की ही दिखाई देगी, चाहे कैसा भी रंग हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पीले रंग की वस्तु है और उस पर लाल प्रकाश डालेंगे तो भी काली दिखाई देगी, हरे रंग की वस्तु है उस पर नीला प्रकाश डालेंगे तो भी वो काली दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां ये कंसेप्ट हमको समझना जरूरी है। पर्सन जो है इसका लॉजिक है वो अपने समझा। अब देखिएगा, यहां पर इसका जो नोट लगा के लिखा है, एक्सप्लेनेशन है कि दिन में लाल, दिन का मतलब क्या है? श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं, कि लाल दिखने वाली वस्तु रात में, रात का मतलब अंधेरे में, यानी कोई अपन को वस्तु लाल दिख रही है प्रकाश में, दिन का मतलब प्रकाश, कोई वस्तु प्रकाश में लाल दिखती है तो वो अंधेरे में क्या होगा? लाल रंग के प्रकाश में या सफेद रंग के प्रकाश में ही लाल दिखेगी। यानी कि सफेद प्रकाश में तो वो जिस रंग की वो दिखेगी, या जो लाल रंग की ही लाइट उस पर डालेंगे तो भी हमें वो लाल रंग की ही दिखेगी। लाल के अलावा किसी भी रंग का अपन यहां प्रकाश डालेंगे तो हमें काली दिखाई देगी। क्लियर? अन्य रंगों में काली दिखेगी। चलिए फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कौन सा वाक्य गलत है? यानी कि इसमें 4 जो ऑप्शन है उसमें 3 वाक्य सही है और 1 गलत है, तो हमें गलत को छांटना है।
ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। देखिए तरंगों की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ, एक कौन सा प्रकार है? अनुप्रस्थ प्रकार है, मैं लिख रहा हूं यहां पर अनुप्रस्थ। प्रकाश जो है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ, और ध्वनि की जो तरंगे हैं ये होती हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, याद करने का तरीका यह है, प्रकाश में पैर आ रहा है प्र, और यहां प्रस्थ है ना, प्रस्थ में प्र आ रहा है। अनु तो सेम दोनों में, अनु इसमें भी है, अनु इसमें भी है, प्रस्थ और दैर्ध्य। ध्वनि वाले में क्या आ रहा है, धा आता है, तो अनुदैर्ध्य में धा आ रहा है। ये याद करने की ट्रिक है, आप अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रकाश जो तरंगे वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगों की ये विशेषता होती है कि ये सीधी रेखा में ही चलती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे सीधी रेखा में चलेंगी, लेकिन ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य होती है, ये चारों दिशाओं में फैलती हैं। जैसे अपन कमरे में कहीं कोई बोल रहा है, आवाज कर रहा है, तो वो आवाज हमें पूरे कमरे में सुनाई देगी। चाहे बीच में कोई किताब लगा दे अपन या कोई अन्य वस्तु रख दे, तो भी हमें वस्तु आवाज सुनाई देगी। लेकिन टॉर्च का प्रकाश है, मान लीजिए अपन किसी वस्तु पे डाल रहे हैं और हमने बीच के अंदर कोई किताब या अन्य कोई अवरोध डाल दिया, कोई रुकावट पैदा कर दी, तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं पहुंचेंगी। क्लियर? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो सीधे रेखा में चलती हैं, और ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो सभी दिशाओं में समान रूप से चलती हैं। क्वेश्चन ये पॉइंट सही है। अगला पॉइंट क्या है, ध्वनि तरंगों की आवर्ती मापने की इकाई हर्ट्ज है। आवर्ती किसे कहते हैं? आवर्ती का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि बार बार रिपीट होना। देखिए तरंगे इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है ना, इस प्रकार की तरंगे हैं। तो यहां मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, एक ये नीचे की तरफ हो रही है, फिर ऊपर की तरफ। तो मैंने यहां से शुरू किया, यहां से लेकर के नीचे का चक्कर पूरा किया, फिर ऊपर का चक्कर, यहां तक ये जो एक राउंड पूरा हुआ है, इसे अपन एक आवर्ती कहेंगे। यहां से यहां तक की आवर्ती है, ये एक आवर्ती होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ये जो आवर्ती है, ये जो दूरी है आवर्ती, ठीक है, डिस्टेंस, इसको अपन लेमडा कहते हैं। ठीक है, लेमडा से दर्शाते हैं इसको। किससे दर्शाते हैं? लेमडा से। ये जो दूरी है डिस्टेंस, इसको, और इसको अपन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। लेंथ यानी कि लंबाई, वेव की लेंथ है, वेव मानी तरंग, और वेवलेंथ यानी कि तरंग की लंबाई। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है लेमडा से इंडिकेट करते हैं इसको। इसने जो एक चक्कर पूरा किया है, इस एक साइकिल को क्या कहते हैं? आवर्ती। ठीक है, साइकिल को आवर्ती कहेंगे, और उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे अपन? वेवलेंथ, जिसको लेमडा से इंडिकेट करते हैं। और इसको अपन एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, या नैनोमीटर में माप सकते हैं। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10। ठीक है, मीटर, ये मीटर है आगे, ये मीटर है। तो यहां पर ये जो आवर्ती है, यानी कि कितनी बार रिपीट हो रही है, वो आवर्ती का मात्रक जो है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। इसको शॉर्ट में अपन HZ से इंडिकेट करते हैं, HZ, हर्ट्ज। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। देखिए ध्वनि, निर्वात में ध्वनि बिल्कुल नहीं चलती है। अगर दो व्यक्ति चंद्रमा पे बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष में बात करते हैं, तो एक दूसरे को नहीं सुनेगा, क्योंकि वहां पर निर्वात है, वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है। तो ध्वनि का जो माध्यम है, ठोस माध्यम के अंदर ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ठीक है, और उसके बाद में तरल माध्यम के अंदर उसका वेग कम हो जाएगा ध्वनि का, और वायुमंडल के अंदर वेग और कम हो जाएगा, और निर्वात में तो ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है कि ध्वनि जो है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। चौथा जो पॉइंट है ये है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जिस प्रकार से हमने परावर्तन शब्द आता है वो प्रकाश के लिए होता है, और ध्वनि का भी परावर्तन होता है। जब अपन बोलते हैं तो वो ध्वनि किसी सतह से, किसी अवरोध से टकरा करके वापस लौट आए, वो ध्वनि का परावर्तन कहलाएगा। जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, वैसे ही ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो वो जो ध्वनि वापस आ रही है उसे अपन प्रतिध्वनि कहेंगे। ठीक है, टकरा करके वापस आती है। जैसे कोई बालक किसी खुले क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में ताली बजाता है, और किसी चट्टान के सामने ताली बजा रहा है, तो वो ताली की आवाज उस चट्टान से टकराएगी और वापस उस बालक तक आ जाएगी, तो वो उसकी प्रतिध्वनि है, जिसे अपन इको साउंड भी कहते हैं। या फिर कोई बड़ा हॉल है, उसमें अपन बोलते हैं तो आवाज गूंजती है, बार बार हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो वो प्रतिध्वनि कहलाती है।
तो प्रतिध्वनि के लिए स्रोत, स्रोत का मतलब जो व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कोई वस्तु या व्यक्ति हो सकता है, कोई जंतु भी हो सकता है, एवं परावर्ती सतह, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, और ये जोर से बोल रहा है, आवाज उत्पन्न कर रहा है, तो ये जो साउंड है इसका, आवाज है, ध्वनि है, ये यहाँ पर कोई अवरोध है, कोई चट्टान है, कोई दीवार है, ठीक है, उस तक जाएगी और इसे टकरा करके वापस आएगी। तो यहाँ ये जो दूरी है, ये प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसमें ऑप्शन दे रखा 17 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। ये 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी न्यूनतम। यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्ती, ये स्रोत, ये जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, और ये परावर्ती सतह होगी, टकरा करके वापस आएगी, उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। क्लियर? ये नोट लगा के लिखा है 17 मीटर, तो इसका ये चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। देखिए आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, कूलाम नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है, उनके सम्मान में रखा गया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आवेश के प्रवाह, केवल इतना ही हो जाए, आवेश के प्रवाह को तो कहते हैं विद्युत। जैसे मान लीजिए ये अपने पास को दो वस्तु, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इन दोनों को अपन आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु तो हो जाएगी धनावेशित और एक वस्तु हो जाएगी ऋणावेशित। यहां आवेश क्या हो गए? एक जगह संग्रहित हो गए, यानी कि अब गति नहीं कर रहे हैं दोनों वस्तुओं को। जैसे सूखे बालों में अपन कंगे को रगड़ते हैं, है ना, तो वो कंगा आवेशित हो जाता है, और जब उस कंगे के अपने किसी कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो वो कागज के टुकड़े उससे चिपकने शुरू हो जाते हैं, तो वो कंगा आवेशित हो गया था। तो आवेश के प्रवाह को तो कहते हैं केवल विद्युत, और आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब रेट, रेट मतलब समय, कितने समय में। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, तार है, ठीक है ना, इस तार के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, आवेश कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऋणावेश। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बिंदु से, बिंदु ए से, यहां बिंदु ए मान लीजिए, और बिंदु बी की ओर यहां आवेश चल रहे हैं, तो धारा हमेशा आवेश के प्रवाह के अपोजिट बहती है। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा इधर आएगी। तो ये आवेश, इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने कितने गुजर रहे हैं, यानी कि आई विद्युत धारा का क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, मतलब टाइम, और ये टाइम सेकंड में मापा जाएगा, और ये क्यू यहाँ पर कूलाम है जिसका मान होता है एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये धारा के लिए अपना फार्मूला है, यहां से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां आवेश के प्रवाह की दर को कितने समय में कितने आवेश, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश गुजरते हैं किसी परिपथ में से, परिपथ का मतलब तार में से, वायर में से, तो उसे आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो तीन ऑप्शन और दिए गए हैं, हम इनको भी समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इनके क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, जैसे मान लीजिए चुंबक आपने देखी है, चुंबक ये इसका नॉर्थ उत्तरी और ये साउथ दक्षिणी छोर, और चुंबक के चारों तरफ क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, ठीक है, बना रहा हूं मैं इसी प्रकार से, इधर भी बना रहा हूं इसे, है ना, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्लियर? चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से नॉर्थ के साउथ की ओर ऐसे जाती हैं, इधर, है ना, इधर मैंने रेखा दिशा दर्शा दी इनकी। जब इस चुंबकीय क्षेत्र, ये बाहर चुंबकीय क्षेत्र है, ये तो चुंबक है, छड़ चुंबक, और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ, यहां मैंने कोई वस्तु रख दी, यहां पर ये वस्तु रख दी, ठीक है। तो इस वस्तु में से, इस पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या नहीं है, जैसे 3 रेखाएं गुजर रही हैं या 4 गुजर रही हैं, 5 रेखाएं गुजर रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ में से जितने क्षेत्र में से गुजरती हैं, वो ही उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ये चुंबकीय क्षेत्र था बाहर, चुंबकीय बल रेखाएं, और इसमें यहां कोई वस्तु रख दी अपन ने, ये वस्तु है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसका मात्रक होता है वेबर। क्या मात्रक होता है इसका? वेबर। इसको अपन फाई से इंडिकेट करते हैं, फाई का सिंबल ये फाई, ये प्रतीक चिन्ह फाई का, ठीक है ना। तीसरा है विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दो शब्द आते हैं। पहले समझिए विभव क्या है। एकांक धनावेश को, मान लीजिए ये कोई क्यू कूलाम आवेश है, पॉजिटिव चार्ज का है, धनावेश यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, अनंत बिंदु से, यानी कि इस एक आवेश को अपन अनंत दूरी पर है और यहां से इसको यहां लेके आए,
इस बिंदु पर लेके आए, बिंदु बी के ऊपर लेके आए, मान लीजिए कहां से लेके, अनंत से, इस धनावेश को। तो इस एकांक धनावेश को यहां अनंत से इस बी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है वो ही विद्युत विभव कहलाता है। और विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत विभवांतर का मतलब क्या है कि जब कोई ये जो बिंदु है वो बिंदु निश्चित दूरी पर हो, जैसे ए बिंदु से बी बिंदु तक लाते हैं, तो वो कहलाता है विद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर में इतना ही अंतर है। विभव में तो क्या होता है, वो अनंत से लाते हैं, अनंत बिंदु से, और विद्युत विभवांतर में निश्चित दूरी से बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना यार। इसका मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट यानी कि वी से दर्शाते हैं। ठीक है ना। विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। जो अपने घरों में लाइट आती है ना 220 वोल्ट की, अपने घरों में लाइट कितनी वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट की आती है। चौथा पॉइंट है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रुकावट। जैसे मान लीजिए इस तार के अंदर, यानी कि तार का मतलब क्या है? विद्युत परिपथ। ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट आती है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोध के बारे में ओम ने बताया था, इसलिए प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम ही है। ठीक है ना। ओम का ये सिंबल इस प्रकार से होता है, ये प्रतीक चिन्ह है ओम का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो चालकों में, चालक का मतलब तार है, कोई चालक तार, जैसे लोहे का है ना, एल्यूमिनियम का, तांबे का तार हो सकता है, तो चालक है। चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन बह सके। लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बहते हैं तो वो क्या है? वो कुचालक है, या अचालक बोल दीजिए। और चालक को सुचालक भी बोलते हैं, चालक बोल दो या सुचालक एक ही बात है। जब उसमें आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है उसके कारण ही उसको प्रतिरोध कहा जाता है, रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में कई तरीके से पूछा गया है। यहां देखते हैं, कोई सोने का आभूषण, ज्वेलरी है, सोने का आभूषण है, कोई भी हो सकता है, और वो 18 कैरेट का है। ठीक है। देखिए शुद्ध सोना जो होता है, यहां लिखा भी है नीचे, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर 2 कैरेट की अन्य, जैसे चांदी और तांबे की मिलावट की जाती है। शुद्ध सोना क्या होता है? नरम होता है, उसे आभूषण नहीं बन सकते, इसलिए उसके अंदर चांदी और तांबा मिलाया जाता है, जिसके कारण वो 22 कैरेट का हो जाता है। यानी कि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई आभूषण 18 कैरेट का है तो उसमें कितना प्रतिशत सोना है, उसके अंदर सोना कितना है, यानी कि बाकी की मिलावट है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? शुद्ध सोना 24 कैरेट का, ऊपर 18 का आभूषण है, तो 18/24 गुना 100% निकालने के 75% है। ठीक है। तो यहां पर एग्जाम के अंदर कितना भी आ सकता है, यहाँ 22 कैरेट भी हो सकता है, 20 कैरेट भी हो सकता है, तो हमें यहाँ बटा 24 करके इस प्रकार से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक गलत है, तो हमें सही कौन कौन से देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। देखिए अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे इमली है, नींबू है, मौसमी है, संतरा है, दही है ना, सिरका है, ये सब अम्ल हैं। जैसे दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड बोलते हैं जिसको। तो नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक या साइट्रिक एसिड एक ही बात है। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है। सेव के अंदर मेलिक एसिड होता है, सेव खट्टा होता है। तो ये सारे अम्ल के कारण होता है। तो अम्ल स्वाद में जो खट्टे होते हैं, तो अपन इनकी सूचक के द्वारा पहचान करते हैं। प्रयोगशाला में जो अम्ल है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको अपन चख के अपन नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत ही प्रबल अम्ल है, हमारी त्वचा को जला देगा। ठीक है। छू नहीं सकते अपन इसको। तो इनके अपन कैसे जांच करते हैं? 2 पेपर होते हैं, कागज की तरह ही पत्र होते हैं, पत्र कागज, और उसे कहते हैं लिटमस पत्थर। क्या कहते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। ये 2 रंग के होते हैं, एक तो नीले रंग का, ठीक है ना, और एक लाल रंग का। तो नीले रंग के जो लिटमस पेपर है, नीले रंग का लिटमस पेपर है, अगर हम उसको अम्ल में डुबोएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करेंगे? क्षार उल्टा कर देंगे, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है। तो आप एक याद रखिए, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं? नीले को
लाल कर देंगे। तो याद रखने का तरीका है, जैसे अमल तो ए, नीले को लाल, तो अनिल, अनिल नाम याद कर लो, अनिल, अनिल का मतलब क्या हो जाएगा, अमल नीले लिटमस को लाल कर देंगे, बाकी जो बच गया वो क्षार लाल को नीला कर देगा, उसका उल्टा याद करना है आपको, ठीक है। और ये जो लिटमस पेपर है ये एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन यानी कि शैवाल प्लस कवक से मिलकर बनते हैं, उन्हें लाइकेन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। देखिए मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH, ये क्षार है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl अम्ल और ये क्षार, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। NaCl यानी कि लवण बन गया, नमक, लवण है NaCl नमक है, और H2O जल बन गया। तो यहां पर अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट है धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देखिए ये गलत है, धातु ऑक्साइड का मतलब क्या, धातु, धातु जैसे लोहा ले लिया मैंने, Fe, लोहे का Fe, आयरन जो है ना, लोहा आयरन Fe होता है, तो ये Fe2O3 यानी कि धातु के साथ में क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए Zn जिंक धातु है, उसके साथ में ऑक्सीजन ZnO, ठीक है, या फिर कैल्शियम CaO कैल्शियम, ठीक, तो ये धातु, कैल्शियम धातु उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, जिंक धातु के साथ ऑक्सीजन, तो ये धातु ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है ये, धातु ऑक्साइड। तो ये धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है। कैसी होती है धातु ऑक्साइड की प्रकृति, क्षारीय होती है। और जो अधातु ऑक्साइड होंगे जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, अधातु है, धातु नहीं है कार्बन, है ना, और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जैसे CO2 को अपने शीतल पेय पदार्थ में, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाते हैं ना CO2 को, इसी कारण से जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। जो ठंडा अपन पीते हैं मार्केट के अंदर जो बोतल में आता है उसमें CO2 गैस मिलाई जाती है और ये अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। और धातु ऑक्साइड क्षार प्रकृति की होती हैं। अब ये कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं याद करने का आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। जैसे हमें जैसे कभी मधुमक्खी या ततैया काटता है या चींटी काटती है तो हमें खुजली आती है, दर्द होता है उस स्थान पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति का हाथ है और यहाँ पर किसी मधुमक्खी या ततैया ने डंक लगाया, तो जो डंक होता है मधुमक्खी में, ततैये में या चींटी में, वो अपने अंदर शरीर के अंदर अम्ल छोड़ देते हैं, अम्ल के कारण ही जलन होती है। तो हम लोकल क्या करते हैं, सामान्य देशी तरीका क्या अपनाते हैं, वहां किसी धातु की बनी हुई लोहे की या अन्य वस्तु को यहाँ पर रगड़ते हैं, रब करते हैं अपनी स्किन के ऊपर जहां ततैये ने या मधुमक्खी ने काटा है, उससे अपन को रिलीफ मिलता है। क्यों, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में या ततैये के डंक में क्या था, अम्ल था, और वो अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड अपन रगड़ रहे हैं, वो धातु जो है ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर बन जाती है। जैसे लोहे की चीज अपने घरों में बाहर देख रहे हैं ना, तो वो हवा के अंदर है, वायुमंडल में, जैसे Fe लोहा है, लोहे की कोई भी वस्तु है, तो ये उसके साथ में क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, क्योंकि वायु में तो ऑक्सीजन है ही, कितने परसेंट होती है ऑक्सीजन, 21%, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। तो ये क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। जब ये धातु ऑक्साइड लोहे की वस्तु को या किसी भी धातु की बनी हुई वस्तु को अपन रगड़ेंगे तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है, और मधुमक्खी के डंक में क्या था, अम्ल, और अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण होता है, यानी कि ये अम्लता की मात्रा को कम करता है, एक प्रकार से उदासीनीकरण क्रिया होती है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा, क्योंकि ये क्षार है और ये यहाँ डंक में अम्ल था। क्लियर, तो इसे याद रख सकते हो आप कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षार होते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है। 1 भाग HNO3, मान लीजिए अपने पास एक गिलास, अपने एक गिलास ले लिया HNO3, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड, और 3 भाग HCl, 1 भाग तो HNO3 और 3 भाग किसके मिला लिया अपन ने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों एसिड ही हैं, इन दोनों को अपने मिला लिया, ठीक है। याद रखिएगा ये अनुपात का क्वेश्चन कई बार आता है, इन तीन, इसके अनुपात ये फिक्स है, 1 भाग तो HNO3 और 3 भाग HCl, जब इनको मिलाते हैं तो ये बनता है अम्लराज। क्या बनता है, अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है, एक्वारेजिया, याद रखिएगा, एक्वारेजिया के नाम से भी कई बार पूछा गया है। तो एक्वारेजिया में क्या होता है,
3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, तो अपन क्या कहेंगे, जो चीज किसी ने पूछ रहा है अनुपात, तो 1:3, तो एक तो क्या है HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl 3 है। या उल्टा पूछ ले कि HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये अम्ल राज है, देखो एक होता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा बोलते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 जो होता है ना उसको बोलते हैं अम्लों का राजा, जबकि ये है अम्ल राज। ठीक है, यहां कंफ्यूज होता है अक्सर। ये अम्ल राज क्या है, इन दोनों को मिलाने से जो बना है ये बन गया अम्ल राज एक्वारेजिया। अब देखो एक्वारेजिया क्या होता है, ये इतना खतरनाक होता है कि इसके अंदर कोई भी धातुपन डालेंगे तो धातु उसमें घुल जाएगी चीनी की तरह। अगर लोहे के टुकड़े डालेंगे, कोई भी धातु डालेंगे तो वो पानी के अंदर जिस प्रकार से चीनी घुलती है वैसे घुल जाएंगे ये। अब इसका उपयोग देखिएगा, ये जो अपने कई बार ये मार्केट के अंदर ये स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, यानी कि जो गलियों के अंदर आवाज लगाते हुए फिरते हैं कि आपके जो आभूषण है उनको साफ करवा लीजिएगा, चमका देंगे, बिल्कुल आपके सामने ही चमकाएंगे, है ना। वो क्या करते हैं, उनके पास ये एक्वारेजिया होता है और वो एक्वारेजिया सॉल्यूशन के अंदर हमारे आभूषण को डुबोएंगे और उसको बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा, जो आभूषण की जो बाहर की लेयर है, कुछ मात्रा के अंदर जो आभूषण के अंदर जैसे मान लीजिए चांदी का है या सोने का है, वो लेयर उस एक्वारेजिया के अंदर घुल घुल जाती है और हमारा जो वेट है उस आभूषण का वो कम हो जाता है। क्योंकि वो उनके वेट तो करते नहीं है, वो कहते हैं देखिए आपके सामने मैं इसमें डुबोऊंगा और बाहर निकालूंगा, तो वो उसके अंदर कुछ देर उसको हिलाएंगे और उससे क्या होगा, वो जो सोना या चांदी है वो एक्वारेजिया में घुल जाता है। उसके बाद में वो उसको पृथक्करण की विधि से उसको पृथक कर लेते हैं, यानी कि एक प्रकार से हमको ठगने का काम करते हैं। ठीक है, आभूषण तो चमक जाएगा, क्यों चमकेगा, क्योंकि उसकी ऊपर की लेयर जो है वो घुल चुकी है एक्वारेजिया के अंदर, इसलिए हमें वो नया दिखेगा, बिल्कुल चमकता हुआ। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये इसका अपना था। प्राकृतिक रबर, देखो रबर जिसको अपन रबड़ कहते हैं, रबर या रबड़ एक ही बात है। देखो प्राकृतिक रबड़ जो है उसका सही आंसर तो है आइसोप्रीन। अभी आइसोप्रीन क्या है, रबर जो है ये एक पेड़ से प्राप्त होता है, बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे हीविया, एक पौधे का नाम क्या है, हीविया। ठीक है, हीविया जो पादप है, इस पादप में क्या करते हैं, जैसे पादप का तना है उस तने के अंदर छेद कर देते हैं इस प्रकार से, एक है ना टी आकार के साथ चीरा लगा देते हैं तने के अंदर, और वहां पर कोई बाल्टी या बर्तन बांध देते हैं इसे। ठीक है, बाल्टी या बर्तन बांधेंगे, तो जब चीरा लगाएंगे इसमें काट लगाएंगे तो कट करने पर इसमें से दूध निकलेगा, उस दूध को कहते हैं लेटेक्स। जैसे आग का पौधा होता है ना, आग का पौधा है, या और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें लेटेक्स निकलता है, दूध निकलता है। तो ये जो दूध है, इस दूध को यहाँ लेटेक्स कहेंगे। इसके अंदर, इस लेटेक्स के अंदर आइसोप्रीन होता है। कौन सा केमिकल होता है, आइसोप्रीन। अब ये लेटेक्स तो वैसे हवा के अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ जरूर हो जाएगा, लेकिन इससे अपन रबड़ की चीज नहीं बना सकते। उसके बाद में इसके अंदर सल्फर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, सल्फर, और सल्फर मिलाने की क्रिया को कहते हैं वल्किनीकरण। ठीक है ना, वल्किनीकरण कहते हैं उसको, सल्फर बोल दीजिए, गंधक एक ही बात है। तो चलिए अन्य ऑप्शन देखते हैं, अन्य ऑप्शन क्या है, नियोप्रीन। नियोप्रीन रबर जो है ये कृत्रिम है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल है, बनाया गया है, और इसका उपयोग गैस किट बनाने में करते हैं। गैस किट यानी कि गैस किट होते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा और चौथा है ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये रबड़ है, कृत्रिम है ये भी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसका नाम ब्यूना एस का मतलब क्या है, ब्यूना एन का मतलब क्या है। देखो नाम क्या है, BUNA, तो BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, और ना BU ना ना Na, ना का मतलब होता है सोडियम Na। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Na। सोडियम जो धातु है, एक नरम धातु है, इसको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, और हवा में खुला छोड़ने पर यह आग पकड़ लेती है, और पानी के अंदर इसको डालते हैं तो ये जलना शुरू हो जाती है विस्फोट के साथ। तो यहां पर सोडियम उत्प्रेरक डालेंगे। सोडियम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि ब्यूटाडाइन और सोडियम उत्प्रेरक BU और Na, तो बन गया ब्यूना। और आगे S और N का मतलब क्या है, जब S का मतलब है ब्यूटाडाइन के साथ में स्टायरीन, S का मतलब स्टायरीन, और जब ब्यूटाडाइन के साथ में एक्रोनाइट्राइल, नाइट्राइल यानी कि N, तो ये ब्यूना, N का मतलब तो है एक्रोनाइट्राइल, और S का मतलब है स्टायरीन। जब ब्यूटाडाइन और स्टायरीन मिलाते हैं तो बन जाएगा ब्यूना एस, और जब ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल मिलाते हैं तो बन जाएगा ब्यूना एन। क्लियर, ये कृत्रिम रबड़ है, आर्टिफिशियल रबड़ है। तो प्राकृतिक तो एक ही है, सिर्फ आइसोप्रीन ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, नारियल का खाने योग्य भाग। देखिए अपन
पौधे के सभी भागों को खाने के लिए यूज करते हैं। जैसे जड़ को यूज करते हैं, गाजर है, मूली है, वो जड़ है। तना यूज करते हैं, तने में जैसे आलू है, आलू तना है ना, उसको अपन खाने के रूप में यूज करते हैं। उसी प्रकार से पत्तियां हैं, है ना, पौधों की पत्तियां, उसको अपन खाने में यूज करते हैं। पालक वगैरह है वो पत्ती है, पत्ता गोभी है। फूल भी यूज करते हैं, फूल जैसे मान लीजिए फूल गोभी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पौधे के लगभग सभी भागों को भोजन के रूप में यूज करते हैं। परंतु यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है नारियल। देखो नारियल के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। और नारियल का जो खाने योग्य भाग है, इसका सही आंसर है भ्रूणपोष। तो अपन भ्रूणपोष तो समझेंगे, उसके अलावा फल, भ्रूणे और ये फल भित्ति क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए फल किसे कहते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है। देखो इसको समझने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो यहां देख लेते हैं अपन। आप पुष्प की संरचना बिल्कुल आपने समझी हुई है, पढ़ी है। ये पुष्प के अंदर स्त्री केसर वाला भाग होता है बीच में, और इस प्रकार से ये पुंकेसर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और ये जो रंगीन पंखुड़ियां हैं मैंने बना दी यहाँ पर, रंगीन पंखुड़ियां पुष्प के अंदर। और ये बाहर जो हरे रंग की इस प्रकार से होती हैं, और ये इसका पुष्परंत होता है जिसको डंठल बोलते हैं। तो पुष्प के 4 भाग हैं। बाह्य दलपुंज जो हरे रंग की होती है सामान्य रूप से, दलपुंज रंगीन होती है, लाल, है ना, जो भी गुलाबी, नीली, पीली, जिस रंग की भी है। और बीच का जो भाग स्त्री केसर। अब देखो होता क्या है, ये जो पुंकेसर है ये इसका नर भाग है, ये पुंकेसर पूरा ऐसा। और ये जो ऊपर जो भाग दिख रहा है गोल आपको, गुंडीनुमा भाग, इसे बोलते हैं पराकोष। पराकोष में छोटे छोटे कण बनते हैं, उन्हें कहते हैं परागकण। ये परागकण हवा के द्वारा या किसी मधुमक्खी के द्वारा, किसी कीट के द्वारा इस स्त्री केसर के इस भाग पे गिरते हैं। इस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। जब परागकण यहाँ गिरेगा तो यहां से एक पराग नलिका निकलती है, उस नलिका में 2 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। देखिए ये जो नीचे का भाग है स्त्री केसर का भाग फूला हुआ, इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय से तो बनता है फल। अंडाशय से क्या बनता है याद रखिएगा, अंडाशय से फल बनेगा। और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, बीजांड से बीज बनता है। क्लियर। स्त्री केसर का जो फूला हुआ भाग है अंडाशय, उस अंडाशय से तो बनता है फल, और जो बीजांड है बीजांड से बनता है बीज, और बीजांड के अंदर होता है भ्रूण, ठीक है। वैसे तो भ्रूणकोष होता है कि भ्रूणकोष, और भ्रूणकोष के अंदर भ्रूण और भ्रूणपोष 2 चीजें होती हैं, ठीक है। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं पहले निषेचन के पश्चात। निषेचन किसे कहते हैं, नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन, नरयुग्मक और मादा युग्मक के मिलने को ही निषेचन कहते हैं। अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड से बीज बनता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो नारियल है होने को तो फल ही है, लेकिन अपन खाने वाले भाग की बात करें, अपन जो खाते हैं वो जो सफेद भाग है वो भ्रूणपोष होता है उसका। अब नारियल के अंदर देखो 3 फल के चारों तरफ क्या होती है, फल भित्ति होती है, ठीक है। तो नारियल में 3 फल भित्ति होती है, 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली, सबसे बाहर वाली वो है इपिकार, बाह्य फल भित्ति चिकनी होती है। देखो नारियल, जो हरे रंग का नारियल देखा होगा आपने, जिसका पानी अपन पीते हैं, वो पानी पीते हैं वो भी भ्रूणपोष ही है। तो ये जो हरे रंग की त्वचा है इसकी बाहर वाली, ठीक है, जो कच्चा नारियल है हरे रंग का नारियल, वो बिल्कुल चिकनी होती है सतह। लेकिन जब ये नारियल सूखता है तो ये चिकनी सतह झड़ जाती है, इसकी हट जाती है बाहर से, है ना। उसके बाद में दो उसके अंदर की जो लेयर है वो होती है मध्य फल भित्ति, ठीक है। मध्य फल भित्ति रेशे वाली, उसमें रेशे से रेशे होते हैं। देखिए सूखा नारियल जो आता है मार्केट के अंदर, अपन देखते हैं उसके बाहर रेशे दिखते हैं। तो अपन थोड़ा कंफ्यूज यहां होते हैं कि सबसे बाहर वाले जो भित्ति है उससे रेशे हैं, जबकि सबसे बाहर वाली जो भित्ति है उसके रेशे तो झड़ चुके हैं, वो तो झड़ चुकी है, भित्ति हट चुकी है। तो रेशे, यहां से क्वेश्चन आता है कि रेशे, नारियल के रेशे कौन से भाग से प्राप्त होते हैं, बाह्य फल भित्ति से या मध्य से या अंत से। तो इसका आंसर होगा मध्य फल भित्ति से, ठीक है। बाह्य जो है वो तो झड़ जाती है, और अंत फल भित्ति जो है सबसे कठोर, जो बिल्कुल कठोर भाग है, नारियल को अपन तोड़ के निकालते हैं ना, बिल्कुल टफ पार्ट जो होता है वो अंत फल भित्ति है। अब ये जो कठोर भाग है अंदर का, उसके अंदर सफेद रंग का जो भाग है, गिरी जिसको कहते हैं अपन, खाने के जो काम आती है, चिटकी या गिरी, वो सफेद भाग क्या होता है, इसका भ्रूण पोष होता है। क्योंकि उसके अंदर ये जो भ्रूण, छोटा सा एक भ्रूण होता है, भ्रूण से नया पौधा बनेगा, तो इस भ्रूण को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, भ्रूणपोष चाहिए। ऐसा पदार्थ जो भ्रूण का पोषण करता है भ्रूणपोष। इसमें जो पानी भरा है वो भी भ्रूणपोष है, और ये जो सफेद रंग का भाग है ये भी क्या है, भ्रूणपोष ही है। तो हम कौन सा भाग खाते हैं, जो सफेद भाग खाते हैं वो भ्रूणपोष है। क्लियर। तो नारियल का खाने वाला भाग क्या है, भ्रूणपोष। अभी अपन ने बताया था कि बीज के अंदर क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। जब बीज उगता है तो उस भ्रूण से नया पौधा बनता है, और अंडाशय की भित्ति से, अंडाशय की जो भित्ति है बाहर वाली, ठीक है, उससे फल भित्ति बनती है। जैसे अपन भिंडी खाते हैं, भिंडी की सब्जी, तो भिंडी अपन जो लेयर खा रहे हैं बाहर वाली, वो फल भित्ति है उसकी,
ठीक है, फल के चारों तरफ वाली जो भित्तीय आवरण है उसका यूज करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल से गुजरते समय किसी बालक को अचानक शेर की आवाज सुनाई पड़ती है, तो उस समय बालक को कौन सा हार्मोन सामना करने हेतु तैयार करता है। कहने का मतलब यह है कि डर के समय या भय के समय, डर भय के समय हमें कौन सा हार्मोन ये उसका सामना करने के लिए तैयार करता है। तो इसका सही आंसर तो है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना। तो हम देखो ये सारे ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को ही ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। देखिए हमारे मस्तिष्क के, जैसे मस्तिष्क है खोपड़ी के अंदर, उसके जस्ट नीचे यहाँ एक छोटी सी मटर के दाने की ग्रंथि होती है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि जो है ये ही वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। अगर ये हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाए तो हमारी शरीर का आकार दैत्याकार या भीमकाय, अतिकायता कहेंगे उसको, इंग्लिश में जाइगेंटिज्म कहते हैं। जाइगेंटिज्म यानी कि बहुत दैत्य के आकार का, दैत्य मतलब होता है भूत के जैसा, डरावना, है ना, आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, भीम के जैसा हो जाता है। जैसे भीम, अपने कौरव पांडव में भीम थे ना, 5 पांडव थे, उनमें अपना भीम था, एक बहुत विशाल काय शरीर था, भीम के जैसे दिखता है, इसलिए इसको भीमकाय भी कहते हैं। और जब अगर पीयूष ग्रंथि इस हार्मोन, इस सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन को कम बनाती है तो व्यक्ति बोना रह जाता है, जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फ यानी कि बोना, बोने को अंग्रेजी में कहते हैं ड्वार्फ, ठीक है ना, तो उससे नाम पड़ गया ड्वार्फिज्म। चलिए फिर बात करते हैं एड्रेनल वाले की। तो एड्रेनल हार्मोन को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, एक ही बात है, इनका दूसरा नाम है। और इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन या संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं। संकट यानी कि डर के समय, संकट के समय यह रिलीज होता है। यह संकटकालीन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए तैयार करता है। यह क्रोध के समय, चिंता के समय, तनाव, टेंशन के समय हमारे समायोजन में काम आता है। और जब यह हार्मोन रिलीज होता है, अपन डरते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ना, श्वसन दर बढ़ जाती है, हमारी सांस जोर जोर से आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये हमारा इसका लक्षण है। ये एड्रेनल हार्मोन स्रावित कहां से होता है, हमारी जो किडनी है ना, दाएं किडनी और ये बाएं किडनी, इन किडनियों के ऊपर यहाँ ये ग्रंथि होती है एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि को ही अपन अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में। तो दोनों किडनियों पर ये एड्रेनल ग्रंथि होती है। इस एड्रेनल ग्रंथि से ही एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगली है पीयूष ग्रंथि, जो भी बताए थे अपन ने, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, और ये पिट्यूटाइन हार्मोन बनाती है। नाम ही क्या है, पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरीन ग्लैंड भी कहते हैं। तो पिट्यूटरीन से नाम पड़ गया पिट्यूटाइन हार्मोन। अगला है वेसोप्रेसिन हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म जो कई बार एग्जाम से पूछा गया है, ए का मतलब एंटी, डी का मतलब डायूरेटिक और एच का मतलब हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, लेकिन ये क्या काम करता है, ये हवरक नलिकाओं से जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। देखिए हमारी जो किडनियां हैं, उन किडनियों के अंदर जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। इस प्रकार से नेफ्रॉन, ये संरचना बना रहा हूं मैं, इसको बाहर अपन बटा करके दिखाएं तो ये नेफ्रॉन की संरचना ऐसी होती है ना, ये बोमन संपुट वाला भाग है, ये इसकी समीपस्थ नलिका, ये उसकी दूरस्थ नलिका, ये संग्राहक नलिका। तो यहाँ पर जब रक्त के अंदर हानिकारक पदार्थ यानी यूरिया ये सब छन करके यहाँ इसमें आते हैं, तो जल और ग्लूकोज काम की चीजें भी यहाँ छन करके आ जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारे शरीर में जल शरीर से बाहर निकल जाएगा तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। तो उस लिए यहाँ पर ये हार्मोन क्या काम करता है, ये हार्मोन इस नलिका में जो पानी छन करके आया है उसका पुनरावशोषण कर लेता है, यानी कि हमारा शरीर उसको अवशोषित कर लेता है, पुनः अवशोषित कर लेता है, ताकि मूत्र के साथ में जल नहीं जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्मोन जल के पुनरावशोषण को करता है, कहां करता है, वर्ग नलिकाओं में। ये वर्ग नलिका, ये रही वर्ग नलिकाएं, ठीक है ना, समीपस्थ नलिका में यहां करता है। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरियों पर चलते समय नियंत्रण करता है। देखिए ये क्वेश्चन कई प्रकार से आता है, यानी कि संतुलन की बात कर रहा है, ठीक है। सर्कस के अंदर खेल दिखाना या करतब दिखाना, कोई बच्ची है वो रस्सी के ऊपर चल रही है तो उस समय वो बैलेंस बना रही है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि मस्तिष्क जो है, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ रफली, यहाँ पर ये मस्तिष्क अपनी खोपड़ी है ना, ये आगे का भाग मैंने बना दिया इस प्रकार से, और ये पीछे का भाग हमारी गर्दन वाला भाग ये हो गया, ठीक। तो आगे का भाग जो है तो है अगर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक तो प्रमस्तिष्क,
ठीक है ना। एक हाइपोथैलेमस और एक थैलेमस, ये यहाँ होते हैं दोनों भाग, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है ना। इस प्रकार से ये परमस्तिष्क वाला भाग है। मनुष्य के अंदर परमस्तिष्क सबसे विकसित है, सोचने समझने की शक्ति सबसे ज्यादा इसीलिए होती है, इसी कारण से मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी है, अगर मस्तिष्क की बात हुई। दूसरा मध्य मस्तिष्क होता है, बीच में मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क यानी एक तो ये भाग जिसे अपन अनुमस्तिष्क कहेंगे, एक होता है पोन्स यहाँ, और एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा यहाँ पर। ये पोन्स है और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा और ये अनुमस्तिष्क, ठीक है। और ये नीचे जो निकल रहा है ये क्या, मेरुरज्जु, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर मस्तिष्क के अंदर तो परमस्तिष्क जो है वो सोचने समझने की, तर्क शक्ति की, याद रखने की ये काम करता है। मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु को हमें दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि ये सीखे गए कार्य को नियंत्रित करता है। हमने एक बार जैसे साइकिल चलाना सीख लिया तो उसके बाद में हम आराम से साइकिल चला सकते हैं। साइकिल चलाते चलाते समय हम बात भी कर सकते हैं, है ना, इधर उधर देख भी सकते हैं। तो उस समय हमारा मेरुरज्जु जो है वो ये नियंत्रण कर लेता है, सीखे गए कार्य को कंट्रोल करता है। मेडुला वाला भाग जो ये भाग, मेडुला वाला ये भाग यहाँ पर, ठीक है, पोन्स के नीचे जो है ये आगे की तरफ, मेडुला वाला जो भाग है ये काम करता है अपने मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं पर। अनैच्छिक क्रिया जैसे भोजन का पाचन है ना, श्वसन है, हृदय स्पंदन है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, पलकों का झपकना, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और अनुमस्तिष्क जो है, ये जो पीछे का भाग इस प्रकार से मैंने बनाया है, ये अनुमस्तिष्क करता है शरीर का संतुलन, नियंत्रण बनाना, ठीक है, बॉडी का संतुलन बनाने का काम करता है। तो रेल की पटरी पर चलते समय नियंत्रण यानी कि संतुलन बनाने का काम कौन करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। तो अनुमस्तिष्क शरीर की गति संतुलन क्रिया का नियंत्रण करता है, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना सीखना, है ना, उस समय अपन संतुलन बनाते हैं तो उस समय अनुमस्तिष्क काम करता है। सीखने के बाद में मेरुरज्जु उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। पेंसिल को उठाना, कोई नीचे पेंसिल गिर गई है, बच्चा अपनी कुर्सी से पेंसिल उठा रहा है तो बैलेंस बना रहा है उस समय। 10वां और अंतिम प्रश्न, गलत कथन को छांटना है। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं, 4 पॉइंट। सजीवों द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। देखिए उत्सर्जन की सही परिभाषा तो यही है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, कौन से पदार्थ है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। जैसे अपने फेफड़ों से CO2 को बाहर निकाल रहे हैं तो वो भी उत्सर्जन है। हमारी त्वचा पसीना है, पसीने के साथ में हानिकारक खनिज, हानिकारक जो लवण है उनको बाहर निकाल रही है, वो भी उत्सर्जन है। लेकिन यहाँ पर सीधी सरल परिभाषा जो है वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, तो ये इन सब में नाइट्रोजन होता है। तो ये तो परिभाषा हुई उत्सर्जन की। स्तनधारी यानी कि स्तनधारी में मनुष्य भी आता है, मेमेलिया वर्ग के अंदर यूरिया उत्सर्जन किया जाता है। और जब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो उसे कहते हैं यूरियोटेलिक। ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं, ये भी सही है। मनुष्य में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यकृत यानी कि लीवर में। यूरिया कहाँ बनती है, लीवर में बनती है, और वो ऑर्निथिन साइकिल से, ऑर्निथिन एक साइकिल होता है, उसमें पहले अमोनिया होती है, अमोनिया से फिर यूरिया बनती है, एक साइकिल चलता है ना, तो उसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। तो देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं कि यूरिया कहाँ बनती है, यूरिया तो बनती है यकृत में, और मूत्र का निर्माण क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है किडनी में, किडनी या वृक्क में, जो किडनी है ना, इस प्रकार से अपने जो किडनियां हैं, यहाँ मूत्र का निर्माण तो किडनी में होता है और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यह भी सही है। चौथा पॉइंट है जलीय आवास के जंतुओं द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। देखो जलीय आवास के जंतु जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूरिया के बारे में हो गया। यूरिया तो जो है वो मनुष्य द्वारा, स्तनधारी द्वारा। जलीय जंतु जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्लियर, जैसे मछली वगैरह है। और पक्षी है, सरीसृप है, कीट है, मरुस्थलीय जंतु जैसे ऊंट वगैरह है, उनके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। जैसे मरुस्थलीय जंतु के अंदर एक आता है अपना कंगारू चूहा, ठीक है ना, वो भी यूरिक एसिड का ही स्त्राव करता है। वो क्या है, मूत्र को बिल्कुल लिक्विड स्टेज में नहीं करता, तरल अवस्था में उत्सर्जन नहीं करता, वो बिल्कुल सॉलिड अवस्था के अंदर ही उत्सर्जित करता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पानी की कमी वैसे ही है, अगर पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो उसको पानी की कमी और हो जाएगी। इसलिए मरुस्थलीय जंतु जो है वो यूरिक एसिड का ही उत्सर्जन करते हैं। और ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या नाम है, यूरिकोटेलिक। यूरिया का करने वाले यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड का करने वाले यूरिकोटेलिक। एक खास बात और, हमारे शरीर के अंदर जो अस्थियों के अंदर जो जॉइंट है, हड्डियों में जो जोड़ है, वहां यूरिक एसिड का जमा हो जाता है, जिसके कारण ही गठिया रोग होता है
है ना, जिसको अपन गठिया रोग बोलते हैं, जो जॉइंट के अंदर जो हड्डियों के जोड़े वहां दर्द होता है, पेन होता है, वो यूरिक एसिड के जमाव के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ विज्ञान विषय के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको समझा। धन्यवाद।